खास शो पर। और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे की। तो आज हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एचके मकबूल साहब जुड़े हुए हैं और हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार सरकार की जो योजनाएं हैं उससे किस तरह से निवेश के विकल्प और फायदा मिलता है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे इस शो पर जुड़ने के लिए। सर, जब तक हम कपड़ों की या वस्त्रों की बात करते हैं, अपने आप में एक व्यक्तित्व को उभारता है, एक इंसान की पहचान होता है। ऐसे में सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। ऐसे में अगर हम बात करें एपेक की, वो किस तरह से इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है और किस तरह से इसे मिशन मोड में लागू किया जा सकता है? देखिए, हमारी काउंसिल अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के 8000 मेंबर्स हैं जो कि एक्सपोर्टर मेंबर्स हैं और सरकार की योजनाएं जो हैं 6500 करोड़ रुपया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक पैकेज दिया गया। जी जी। उस स्पेशल पैकेज के ये 8 चीज़ें नई ऐसी आई हैं जिनमें से पहली चीज़ ये थी कि हमारी बहुत सालों से हम जब फैब्रिक इंपोर्ट करते थे उसके अंदर हमें ड्रॉबैक नहीं मिलता था क्योंकि वो इम्पोर्टेड फैब्रिक था। लेकिन पिछले 2-3 साल से हमने देखा कि एक गारमेंट बनाने के अंदर फैब्रिक का हिस्सा सिर्फ 50% या 45% ही है और बाकी जो हम इंडिजिनियस यूज़ करते थे उसके ऊपर भी ड्रॉबैक नहीं मिलता था। तो हमने सरकार को एक रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर हमें ड्रॉबैक मिलना चाहिए। तो अभी इस पैकेज के अंदर सरकार ने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एक ड्रॉबैक के अंदर 4.5% फॉर कॉटन and 3.6% for MMF period. Okay, Mr. Magu, if we talk about the kind of opportunities that lie in the textile sector, particularly in terms of employment, etc., if you have some figures for us, the vast opportunities that are there and how they can be made use of, looking at how the textile sector is going. It's a very good question. In fact, the slogan of Prime Minister and the agenda of this government is to create new employment. And while getting this package, you know what, at our own council level, we have 170 apparel training and design centers all over the country. Okay. Where we are giving the skill training to different people. Even an illiterate person, maybe a fourth class dropped student, can also be trained by us. Okay. Even a grass cutter who's a farmer can also be trained by our apparel training and design center. We can jolly well train around a tailor. We can convert a tailor within 30 days. And then how much money do they have to pay to be trained under this council? Where are these institutes located? Are they there in various parts of the country? If somebody needs information about that, how is that available? We have apparel training and design center which is on the website also in all languages, English, Hindi or multi languages. In all states we have the centers. We have centers in Delhi, we have centers in Bihar, we have centers in Tamil Nadu, Karnataka, Bombay, Calcutta, everywhere. All over the nation we have the centers. And the amount that somebody has to pay to get training under these centers? In fact, for training, is it subsidized? For subsidized, there are CSR is there, so that like GMA, they want their staff or their employees to get trained there. So they will be giving them, they will not have to pay anything for that. चलिए, ये बहुत अच्छी बात सर आपने बताया कि अगर कंपनियां चाहती हैं तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो भी वहाँ से पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्वीट का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो गया है और हमारे पास पहला ट्वीट गौरव अग्रवाल का है। सर, ये जानना चाहते हैं कि जो नई टेक्सटाइल नीति है वो कब तक अनाउंस की जाएगी और साफ तौर पर काफ़ी कुछ उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। जो लोग गारमेंट का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो वो हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? इनफैक्ट जो 8 मुद्दे दिए गए हैं उसमें से 6 मुद्दे तो ऑलरेडी 20 सितंबर से स्टार्ट हो गए जी। लाइक क्लेमिंग ड्रॉबैक। पहले हमें क्या होता था कि स्टेट लेवीज का रिफंड हमें नहीं मिलता था, लेकिन फ्रॉम 20 सितंबर ऑनवर्ड अब हमें ड्रॉबैक के जरिए ही वो पैसा वापस मिल जाएगा। ड्रॉबैक के जरिए ही हमें पैसा वापस मिल जाएगा। सर, जहाँ तक कुछ बात अगर हम कस्टम ड्यूटी की करें तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर फाइबर्स हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई गई है, उससे भी काफ़ी फायदा हुआ होगा टेक्सटाइल उससे भी डेफिनेटली फायदा हुआ है। उसी हिसाब से ड्रॉबैक हमारा जो बनाया जाता है आफ्टर पेइंग द कस्टम ड्यूटी का रिफंड ड्यूटी ड्रॉबैक ही होता है।
Mr. Magoo, what are the other factors where the textile industry is concerned? Looking at the kind of programs that have been there, linking textiles with tourism, etc., how is that giving a boost to this whole sector as a whole? See, the major aspect of this package which we got is to create employment, which is first and the foremost. Because of the fact earlier we were getting, there were people, there were workers who are not getting, who had to get their EPF deducted from their salary, and their takeaway home salary was very less. Now the option has been given to the worker for first 3 years that they do not have to deduct anything. And also the same way, the employer has to pay, but we will get the refund from the ministry. सर जैसे कि अभी प्रियंका ने भी पूछा और मेरा भी सवाल थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से टेक्सटाइल को अगर हम टूरिज्म के साथ जोड़ देते हैं, जो कि लगातार सरकार की एक कोशिश है, और कैसे हमने देखा कि अगस्त में इंडिया हैंडलूम डे मनाया गया, उसको एक ब्रांड की तरह स्थापित करने के लिए इस इंडस्ट्री को कितना कुछ ज़रूरी है और कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? उसके लिए ऑलरेडी जो हम कर रहे हैं, हम टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए भी एक जनवरी के महीने में, जुलाई के महीने में 2 एग्जीबिशंस करते हैं जी। प्रगति मैदान में। और इसी हिसाब से एक एग्जीबिशन, उसका नाम है वस्त्रा, जो कि राजस्थान में हो रही है, उससे टूरिज्म का वो काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी जी। और सर हम लगातार देखते हैं जो छोटे छोटे कस्बों में अपने इस तरह के गारमेंट के सेटअप के बिजनेस के साथ बैठे हैं, लेकिन उनके पास एक कोई प्रॉपर फोरम नहीं है। क्या लगता है अगर इस तरह की जो काउंसिल्स हैं वो ऑनलाइन जो कई वेबसाइट से अगर उनके साथ जुड़ जाएं तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी अपने इस बिजनेस को भारतीय एक क्षेत्र में फैलाने की, या फिर कह सकते हैं कि एक वैश्विक पटल पर भी काफ़ी पहचान मिल सकती है उससे? देखिए, उसके लिए हम एट द लेवल ऑफ अपैरल एक्सपोर्टेशन काउंसिल हम बहुत वर्कशॉप करते हैं जी। काफ़ी, जैसे नॉर्थ में, लुधियाना में, जयपुर में, ऐसे ही बॉम्बे में, ऐसे ही सूरत में, कलकत्ता में, कर्नाटका में, वहाँ जाकर हम वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, ताकि एक छोटा एक्सपोर्टर जो है वो उससे एजुकेट हो जाए और वो उसको आने में उसको सहायता मिले जी। So if you talk about the integrated textile parks, if you could throw more light on that, what it means, how does it function, and what kind of a benefit does it provide to the textile sector? In fact, integrated parks were already there, but I don't see much success in that. Because in fact the infrastructure created, first of all, they are not near to the metro towns. Okay. They are away. So labor is also a problem. I mean, when ours is a migratory labor from different parts like West UP, Bihar. So when they have to come, they prefer coming to the metro towns rather than going to remote areas. So for that, what we have thought of is that now, since the business is increasing, what we have, the big exporters have thought of going to the villages and set up their units there, so that the labor is not a problem, and we can always generate more employment there. चलिए, तो साफ तौर पर देखा जाए प्रियंका कि अगर वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार के मौके हैं वो युवाओं को मिले, और युवा अगर प्रशिक्षित होंगे तो साफ तौर पर आर्थिक गति को भी यहाँ पर बल मिलेगा। लेकिन सर, जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल की तो ऐसे में पावर लूम है, सिल्क है, कॉटन है, वूल है, ये अपने अपने में अलग अलग एक तरह की कह सकते हैं फाइबर्स हैं। इनमें रोज़गार के मौके ढूंढना, क्योंकि किसी क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि कपास की खेती ज़्यादा अनुकूल है, किसी एक क्षेत्र में उनकी अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा अनुकूल है, उसको किस तरह से चिन्हित किया जाता है और किस तरह से एपेक वहाँ पर अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? देखिए, हिंदुस्तान जो है एक कॉटन के लिए नोन है जी। यहाँ पर कॉटन ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है जी। बल्कि यहाँ तक कि हम यहाँ से कॉटन, रॉ कॉटन को भी एक्सपोर्ट करते हैं। जी। सिर्फ जो हमें कमी इस टाइम है, विंटर के लिए हमारे पास फैब्रिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, जिसके लिए कि हम वहाँ से बाहर से, चाइना से, ताइवान से, कोरिया से इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने जो है हमारा बिजनेस कम होता है एक्सपोर्ट का, बिकॉज ऑफ फैक्ट कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जो हमें सहायता दी है कि हम बाहर से फैब्रिक मंगवा सकते हैं एट ए कम्पिटिटिव रेट, और उसके लिए भी हमें ड्रॉबैक मिलता है। तो उससे क्या हम करते हैं कि अपने बायर्स को प्राइस में कंपनसेट करते हैं। वी गिव ए शार्प प्राइस टू बायर सो द बायर्स गेट अट्रैक्टेड
and place order with the Indian exporters. और सर मेक इन इंडिया के तहत अगर बात की जाए तो 100% FDI को भी मंजूरी है इस सेक्टर में, उससे भी काफ़ी मदद मिलती होगी सेक्टर हाँ को? जी, उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। FDIs भी अभी आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि टेक्सटाइल पैकेज जब हमें मिला है उससे काफ़ी FDI आने की उम्मीद है। Okay, so we're getting regular questions through our Twitter handle and also through Gmail. Let's take in a first question and find out what they want to know about the textile sector. This question that we have for you from on our Twitter handle: the largest contributor to the textile ministry is the ready-made garment sector, yet there is no specific program for the ready-made garment sector. So is there a program for the ready-made garment sector? If not, what kind of a program should there be? In this case, I would say, though at our own level, at the APC level, we do that, and we have seen at the ministry level also, they are also coming up with the ideas as to how to give more workshops, more seminars. And no at the doubt- APAC level, what? APC level. Yes. What is that? As I what have are the already programs? informed you that Okay. we are already having the workshops, seminars at the different places. Now, recently, a couple of months back, we went to Eastern sector, Okay. Manipur and those areas also. There also we have created apparel training and design center where nobody was knowing anything about ready-made garments. Now the government has given a specific incentive for those Eastern sector so that the exporters can also go there. They can create employment there and they can have their exporters from there. पूर्वोत्तर राज्यों से भी जुड़ने की कोशिश है जहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं होती है, ताकि वहाँ पर भी इस तरह का अगर व्यापार चल रहा है जो कि जुड़ नहीं सकता, तो कोशिश सरकार की ये है कि उस आखिरी इंसान तक भी पहुँचा जाए। एक और ट्वीट है प्रियंका हमारे पास, सारंग ने ट्वीट किया है हमें और वो जानना चाहते हैं कुछ, आइए देख लेते हैं कि वो ट्वीट क्या है। For attainment for zero defect, are we planning to use technology in this sector, and what kind of technology is already being used? Our aim is always to have a zero defect. Like in Japan, हमारे जापान के अंदर देखिए, I mean, like in Japan, our export is only 1.10%. Though China is exporting almost 65% to Japan. The reason is that we were not geared up for a zero defect. But now, lately, we will be gearing up for the zero defect. We have already put an sort of machinery. We have got a package from the Ministry of Textiles, which is a TUF. Earlier we were getting 15% for as an incentive, but now this 15% has been increased to 25%. But only problem is, for which we are also representing ourselves to the government, that this 10% which is increase or growth is there, that will be getting only after 3 years. For that we are representing to the ministry that we should start getting immediately, only then the technology application can be taken. Mr. Mangu, when we talk about the Apparel Export Promotion Council and looking at the various sectors, there are sub-sectors when it comes to textile, whether it's handloom, weaving, silk, then is there a standardization of products? And when we're particularly talking about making it export quality, where does this standardization come from? What are the parameters on which standardization of a garment actually happens? In fact, the standardizations, we always get it from the buyers. Okay. Every buyer has a different standards. And particularly when we are working with the brands, the big brands like Gap, like Target, like Next, Marks and Spencer, they have their own standards. And they have a big manuals which they always give it to their suppliers. And we go through those manuals and we try, not only try, we make sure that those are met with. चलिए, तो लगातार ट्विटर से हमें सवाल आ रहे हैं और पहला सवाल हमें जीमेल से भी आया है जो कि अहमद अकील ने किया है और वो सवाल के ज़रिए जानना चाहते हैं सर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आसाम में है वो काफ़ी सफ़र कर रही है और ऐसे में जो केंद्र सरकार है उसके वो इस दिशा में किस तरह के कदम उठा रही है? इनफैक्ट as far as the export is concerned, असम में एक्सपोर्ट का कम है जी, लेकिन अब बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं, देखिए एक आम एक्सपोर्टर के लिए असम जाना आसान नहीं है, क्योंकि जोग्राफिकल एक पोर्ट्स नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है, एक बाइंग एजेंट्स का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, जैसे हमारा एक शाही एक्सपोर्ट हाउस है जी, जिसकी 6000 करोड़ एक्सपोर्ट है,
गारमेंट्स के पर एनम, जी उन्होंने क्या किया कि हर स्टेट के अंदर अपना बड़े बड़े यूनिट बनाए हैं ताकि वहाँ पर लेबर भी सस्ती मिले और वहाँ पर स्टेट्स में एक बिजनेस भी बढ़ सके। अब एक और सर जीमेल है। कमर्शियल पर जाने से पहले एक और जीमेल हमारे पास है, आरोहन कुमार का है, और वो जानना चाहते हैं कि सर जब हम बायर्स की बात कर रहे हैं या फिर हम कस्टमर्स की बात करें तो लोकल गारमेंट्स जो हैं उनकी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि युवा जो हैं वो आकर्षित होते हैं बड़े ब्रांड्स के साथ, नाम लेना उचित नहीं होगा। ऐसे में जो हमारे अपने वस्त्र के परिधानों के जो ब्रांड्स हैं उनकी ब्रांडिंग के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए क्या पॉलिसी है? देखिए, उसके लिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक निफ्ट है जी, पर्ल अकेडमी है, इंस्टीट्यूट ऑफ वेज मैनेजमेंट है। वहाँ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे ग्रेजुएट्स डिज़ाइनर्स हैं जो कि लोकल गारमेंट्स, जो कि डोमेस्टिक सेल में होते हैं, उसमें ब्रांड्स हैं लाइक फिलिप, लाइक रेमंड, लाइक द अदर ब्रांड्स। और अब तो आज आपने देखा होगा कि हर माल के अंदर ओवरसीज ब्रांड्स भी सारे हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर भी है, डेबडम्स भी है, H&M भी है और डिफरेंट ब्रांड्स है। तो उसकी एक योग्यता यही है कि एक जो डिफेक्ट जो है बहुत कम से कम, ज़्यादा 0.1% डिफेक्ट होगा। और जहाँ तक कि ट्रेनिंग का सवाल है, वो ट्रेनिंग ये सारी इंस्टीट्यूट्स देती हैं और मेक श्योर करती हैं कि जो है गारमेंट्स जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड से बने ताकि डोमेस्टिक ब्रांड की हुई उसी हिसाब से तरक्की मिले जो कि ओवरसीज ब्रांड्स को मिलती है। चलिए, तो फिलहाल सर आपसे और भी बात करेंगे, खासतौर पर प्राइस रेंज को लेकर बात करेंगे कि लोकल ब्रांड्स वर्सेस अगर बात की जाए जो वैश्विक पटल के जो महत्वपूर्ण ब्रांड्स हैं वहाँ पर किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back once again to Business Morning. You're watching Economy Today. Mr. Magul, talking about the kind of role that the sector is going to play, particularly when we talk about manufacturing and the focus there is on increasing the share of manufacturing in the GDP, and then what kind of a role is textiles going to be playing in it? How competitive is it going to be when we need to increase manufacturing share in GDP? See, as far as garment industry is concerned, in the whole textile industry, 47% of the textile industry is governed by the garment exports. We have an export turnover of, as a country is concerned, around $17 billion US. And the apparel industry is coming up in a big way after we have received the package. You can see to it that from April to July, the fall of export was to the extent of 7%. But once the indication of this textile package came in, there was a growth in the month of August by 3.5%. So now, from April to August, the total fall is only 3.7%. सर हमने ये भी पढ़ा है कि हस्तकला अकेडमीज़ जो हैं वो उनकी शुरुआत की गई है कुछ शहरों में। ऐसे में इस तरह की अकेडमीज़ कितना जो है वो लाभ प्रदान करती हैं? उसके लिए अभी हमारे माननीय अपना कपड़ा मंत्री ने, वस्त्र मंत्री ने
उन्होंने एक खादी के ऊपर काफ़ी अच्छा एक दिया है। वाराणसी में उन्होंने जितने भी वीवर्स थे उनको स्पेशल पैकेज दिया गया है और उससे खादी पर क्या है, लाइक फैब इंडिया जगह जगह पर स्टोर्स बना रही है जहाँ पर खादी उद्योग खादी के वस्त्र उपलब्ध होंगे। तो उससे खादी का सिर्फ ये नहीं कि हिंदुस्तान में ही होगा, खादी का पॉसिबल ये है कि ओवरसीज में भी जाकर ये फैब इंडिया अपने जाकर स्टोर बनाएगी, जिससे कि स्कोप उसका फायदा मिलेगा। Okay. Mr. Magoo, but if you talk about the kind of self-reliance that is required at this point in time from most sectors, then if you talk about the textile sector, when is that expected to become self-reliant? Do you think, looking at the current growth trend that is, what are the expectations in that sense? See, as far as the WTO, the all incentives and subsidies will go in the year 2018-19. Okay. I think 18-19. So, though certain facilities or incentives or subsidies are not being given, earlier we were getting 80 HSC as an income tax exemption. No, that's over. So similarly, most of the subsidies will be going and it will be self-reliant in the year 2020. All right, and when you're talking about the self-reliance and looking what kind of a growth rate are we looking at where the textile sector is concerned, and the kind of job creation also we're looking at in that sense? See, job creation will be quite a lot because of the facilities which we have already got it. But you must be having certain targets in terms of job creation? We have a target of around 3 crore of people. Okay. At the moment, we are having only 1.1 crore of people, persons. And this who is are the working target till in the 2020? 2020. Okay. चलिए, हमारे पास और भी ट्वीट्स आ रहे हैं, लगातार लोग सवाल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हमारे पास धर्मेंद्र का ट्वीट है, आइए देख लेते हैं कि ट्वीट क्या कह रहा है। साफ तौर पर सर इसमें कहना है कि अगर 100% FDI दे दिया जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो जो छोटे बुनकर हैं उनका काफ़ी नुकसान होगा। ऐसे में किस तरह से इस समस्या से भी निपटा जाए? देखिए, FDI आने से ये नहीं है कि छोटे ख़त्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब भी ब्रांच भी आए हैं यहाँ से, बाहर के लोगों ने, बाहर के स्टोर्स ने मॉल्स में स्टोर की, ये थोड़ी दुकानें बंद होगी, दुकानें फिर भी चलेंगी और उनकी अपनी सहूलतें जो हैं, एक दुकानदार सहूलियत जो देता है वो उधार भी देता हो, और FDIs के जो है जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर तो आपको क्रेडिट कार्ड या कैश देना पड़ेगा, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगा। यस, उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और कितना फ़र्क पड़ेगा ये मैं अभी But we could see more integration also with FDI. I mean, looking at the kind of niche market there is going to be for these kind of products is also going to be very important. And at the end of the day, it's also, people are now moving towards more niche products, something which is not maybe mass produced. Sir, talking about the kind of focus there is on environment and organic, everybody is turning organic, whether it's their food, even where their garments are concerned. So what is being done by the council in terms of having organic clothing for people, and what kind of a growth are you seeing there? In fact, organic clothing started just 2 years back, but I do not see much advance in organic at the moment. And the reason for that? The reason is the availability of the organic fabrics. Okay. This thing starts with the crop. Okay. Like I have seen in Israel, the cotton is grown in different colors also. Here we don't see this. You can always see a plant with a white cotton. So then, are you going to be seeing more tie-ups or more coordination maybe when it comes to farming practices also, particularly for the textile sector? I would say yes, because we need to have a technology from overseas. Like maybe we can always have a study from Israel. I had a study a couple of years back, and I could see cotton growing in different colors. You do not have to use any dyes and chemicals. So that's what's called organic. So when you're talking about these centers that you have in terms of training people, then are these kind of practices also imparted there? Or are you hoping that in the future we are going to see more of these kind of practices also being taught and imparted through these centers that the council has? Certainly, yes, I do agree with you that we must and we should follow the standards which is being used in the different countries as far as the organic is concerned. And I'm sure through our council also we'll take a study tour to understand and study as to how they do it, and we follow the same here also.
सर, जैसे कि हम युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर किसी को एक गारमेंट बिजनेस सेटअप करना है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती होंगी। क्या आज भी ऐसा ही है कि उसे सेटअप करने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर है? अगर नहीं है तो एपिक किस तरह से अपना योगदान दे रहा है? और किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि लगातार हम बात करते हैं स्मार्ट इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कितनी जो है आसानी हो सकती है? आज गारमेंट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आप ऑनलाइन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड नंबर ले सकते हैं। आज अप्लाई करिए तो नेक्स्ट डे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड नंबर मिल जाएगा। और पहले जो 18 से 20 डॉक्यूमेंट्स होते थे, अब कुछ 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और सब बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। उसके लिए भी हमने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल बनाया हुआ है एट द लेवल ऑफ AEPC। कोई भी नया आदमी जिसने एक्सपोर्ट स्टार्ट करनी है वो कभी भी जाकर, वैसे तो हमारी वेबसाइट पर भी पहुंच सकता है, पर अगर हमारे ऑफिस में जाएगा तो पूरा उसका ज्ञान मिल जाएगा। चलिए, HKL मग्गू जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए, हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई, एपेक से जुड़ी हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Well, with that, we come to the end of the show. But before we leave, let's quickly update you on how the markets have been performing in trade. The market's still trading in the green, up about 85 points at the 28,328 level. So we'll be keeping a track of that for you through the day. बिल्कुल, और लगातार आज हमारी नज़र रहेगी RBI पॉलिसी की, जो करीब 2:30 बजे जो है वो घोषित की जाएगी। क्या होता है, ब्याज दरों में कटौती की जाती है या फिर यथासंभव रहती है स्थिति, इस पर रहेगी हमारी नज़र। लेकिन बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।